स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिम्मत यादव, जो कि अटेली विधानसभा से अब की बार इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कांग्रेस पार्टी से भी कई जिम्मेदारियां हैं, जो हम उन्हीं से जान लेते हैं। आइए सर, उनसे क्या क्या उनके पास जिम्मेदारियां हैं कांग्रेस पार्टी की, आइए जानते हैं। हिम्मत जी, आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। स्टेट न्यूज हरियाणा को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जो हैं पत्रकारिता को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और पत्रकारिता को जो है जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है कि दबाया जा रहा है, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को के साथ न्याय करें और स्टेट न्यूज हरियाणा को जो है बुलंद ऊंचाइयां और बुलंदियां हासिल हो। सर, आप हमें बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियां राज्य के अंदर दी हुई है? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ राहुल जी ने एक व्यवस्था की है कि यूथ कांग्रेस के माध्यम से मेरे जैसे आम साधारण परिवार के बच्चों को राजनीति के अंदर आने का एक मौका दिया था, जिसके तहत मैंने डिस्ट्रिक्ट का जो है चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का जिला प्रधान के लिए। और मेरा यहाँ के मंत्री, पूर्व मंत्री और पूर्व मंत्री के पोते के सामने मैंने चुनाव फाइट किया। ये राहुल जी की दी हुई व्यवस्था है, उसके तहत मैं जिला का उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। उसके बाद में मेरे को प्रदेश के अंदर जो है हरियाणा कांग्रेस पार्टी में मुझे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, जिसको हम इंटेलेक्चुअल सेल बोलते हैं, विचार सेल बोलते हैं, उसको मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी ने, मैडम किरण चौधरी जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी थी। उसके बाद आज मीडिया पैनलिस्ट में मैं इसका हूँ कांग्रेस पार्टी का। उसके साथ साथ एक 2 दिन पूर्व ही मुझे एक नई जिम्मेवारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर मुझे संयोजक बनाया गया है। उसके बाद आप लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हर जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, जो लोकसभा चुनाव की निगरानी और उसके कार्यक्रमों को बूथ स्तर के ऊपर ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। उसका मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। साथ साथ मैंने नारनौल के अंदर जो है प्रभारी भी बनाया गया जनसंपर्क अभियान का। यही सारे पद जो हैं और यही सारी जिम्मेवारियां जो मुझे पार्टी ने दी हैं, जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई, बहुत सारे तमाम प्रदेशों के अंदर, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर मैंने चुनाव के अंदर भी मैं पार्टी में जहां मेरी जिम्मेवारी लगाई, जींद के अंदर जैसे भी आप उपचुनाव हुआ, वहां पे भी जो है जहां पार्टी मुझे जिम्मेवारी देती है उस जिम्मेवारी को निष्ठापूर्ण करने का मैं अपना प्रयास करता हूँ। सर, हमें पता लगा है कि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो आपने डॉक्टरी लाइन को छोड़ के राजनीति में आने का विचार कैसे बनाया? देखिए अमित जी, राजनीति के अंदर अगर आप पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल लोग जब तक नहीं आएंगे, तब तक राजनीति को हम बोलते हैं कि ये कीचड़ है, राजनीति कीचड़ है। तो राजनीति कीचड़ तब तक आप लोग उसके अंदर उतरेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि राजनीति से बड़ा साधन कोई नहीं हो सकता मानव सेवा का, समाज सेवा का। राजनीति एक इतना बड़ा माध्यम है जिसके तहत आप जिंदगी के अंदर बदलाव ला सकते हो, लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। तो डॉक्टर बन के भी वही सेवा करनी थी और राजनीति के अंदर भी सेवा है। तो ये तो आप जो है किसी प्रकार से, मैं छात्र जीवन से ही जो है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी मैं छात्र नेता रहा हूँ। तो जो राजनीति थी वो तो परिवार से या इंटरेस्ट से। उसके बाद में राहुल गांधी जी ने जो है दरवाजे खोले कि किस प्रकार से जो है साधारण घर का, परिवार का, किसान का बेटा भी राजनीति के अंदर आगे आ सकता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण इस देश की कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे कि किसान का बेटा आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। वो पहले राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण इस देश के अंदर राहुल जी ने दिए हैं कि जो आम साधारण परिवार का बेटा जो है इस देश की राजनीति में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनता है, इस देश की राजनीति के अंदर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है, इस देश की राजनीति में मंत्री भी बनता है। तो ये सारा जो है चीजें देख करके राहुल जी की जो ये कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर के मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। सर, आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट सिटिंग एमएलए थी आपकी अनीता यादव जी,
वो भी आपके सामने है, क्योंकि टिकट उनको भी मिल सकता है और आपको भी। तो आपको क्या लगता है कि आपको प्रेफरेंस क्यों दी जाएगी इनके ऊपर? देखिए अमित भाई, टिकट का जहां तक बात आती है, ये फैसला तो पार्टी का नेतृत्व करता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उस सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं। जहां तक आपने बात कही कि अनीता यादव जी भी टिकट की प्रत्याशी, तो कांग्रेस पार्टी का इस हरियाणा के अंदर अपना बहुत बड़ा जनाधार है, और जब बड़ा जनाधार किसी पार्टी का होता है तो उसके अंदर प्रत्याशी और टिकटार्थी भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपने बात की मेरी व्यक्तिगत, तो मैं व्यक्तिगत बात इसलिए बताता हूं कि आपको मेरा ये घर है, ये अटेली मेरा परिवार है, और मेरे परिवार होने के नाते मेरा अधिकार बनता है, और इस अधिकार को अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो अनीता यादव कोसली से पूर्व विधायक रही हैं, एक बार ये यहाँ से भी विधायक रही हैं, लेकिन वो उनका क्षेत्र, ये इनका क्षेत्र नहीं है। और आज किसी ग्राम का सरपंच बनाना हो तो किसी दूसरे ग्राम का सरपंच नहीं बनाया जाता, और क्षेत्र हमेशा अपने को प्यार करता है, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने की कोशिश करता है। और इस क्षेत्र में जब मैं घूम रहा हूँ, जब मैं लोगों के बीच में अपना जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो उनके अंदर एक भावना है। उस भावना की पार्टी भी कदर करती है, नेतृत्व भी कदर करता है। अगर मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे टिकट दी तो रिकॉर्ड मतों से जो है अटेली की सीट जो है जीत करके आदरणीय राहुल गांधी जी को और शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे विधायक दल के नेता को और तमाम नेताओं को एक प्रकार का तोहफा देने का काम करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो अटेली विधानसभा है उसके अंदर क्या क्या आप काम करेंगे जो कि आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए हैं? तो आप कुछ नया कुछ करना चाहेंगे या उनमें क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखो अमित भाई, बहुत ये साधारण जिंदगी के अंदर साधारण आदमी, सार्वजनिक जो जीवन है उसके अंदर साधारण जो आम परिवार है उसको सबसे पहले जरूरत पड़ती है शिक्षा, चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा जो है, अगर उन दोनों चीजों के ऊपर आप हॉस्पिटल खोलने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल के अंदर हमारे को सुविधाएं किस प्रकार से सुनिश्चित की, उसके अंदर वेल क्वालिफाइड और जो है स्पेशलिस्ट लोगों की किस प्रकार से भर्ती करें, और भर्ती करने के बाद में उनके काम को किस प्रकार से चेक करने का जो है एक तरीका निकाला जाए। इसी प्रकार से शिक्षा की जो व्यवस्था है, आज निजीकरण इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर इतना भारी हो चुका है कि यहाँ बहुत सारी जगह निजी दुकान खुल गई है, जिससे आज आम परिवार के बेटे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अपनी जमीनें जायदाद को गिरवी रखना पड़ता है। उसके बाद जब डिग्रियां मिल जाती हैं तो उस बच्चे को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, उस रोजगार, वो कर्जे के अंदर परिवार डूब जाता है और वो बच्चा बेरोजगार होकर के फिर नशे की गिरफ्त में चला जाता है। इन तमाम इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ पे करने की जरूरत है, अटेली के अंदर करने की जरूरत है, जिससे अटेली के आम साधारण आदमी की जिंदगी बदलने का काम करना है। नाली, सड़क, सीवरेज का काम तो ग्राम का सरपंच भी करता है, और सारी बीडीपीओ, वीडियो, बहुत सारी जैसी हमारे पास अधिकारी और व्यवस्थाएं हैं वो करती है। उसका निगरानी भी एक विधायक को करना पड़ेगा, और एक इंसान को आपके मेरे यहाँ पे 1,72,000 मतदाता हैं, उनके जीवन स्तर को बदलने का काम एक विधायक का होता है। वो सभी विधायकों को करना चाहिए, और मेरा भी यही प्रयास रहेगा। आप सर ऐसा क्या करेंगे कि जिससे लोगों के लिए रोजगार पैदा हो? क्योंकि इस देश में जो गवर्नमेंट जॉब हम जिसको बोलते हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस देश की जो जनसंख्या है लगभग 135 करोड़ के आसपास हम मान के चलते हैं। तो ऐसा आप क्या करेंगे कि लोगों के लिए रोजगार पैदा हो, वो भी गवर्नमेंट? अमित भाई, ये तो देखिए जिस प्रकार की हमारे को हम अभी भी देखिए, आप एक युवा शक्ति, ये एक योजना है जो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर चलाने का काम किया है। इसके तहत हम सभी युवा साथियों के पास जा रहे हैं, उनके हम ये युवा शक्ति कार्ड भर रहे हैं और उनको भरोसा दिला रहे हैं कि आपको हम रोजगार की व्यवस्था करके देंगे। और रोजगार की व्यवस्थाएं तमाम प्रकार की हो सकती हैं, कोई सरकारी नौकरी हो सकती है, कोई निजी कंपनियों के अंदर नौकरियां हो सकती हैं, कोई आपको अपना व्यापार करके, कोई अपना काम शुरू करके, अपने हाथ से कोई काम शुरू करके और आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की एक योजना है, और उसके लिए पॉलिसीज का जो है एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर राहुल जी ने इस बारे में बहुत गहन मंथन करके और बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार की बनाई हैं। जब राहुल जी
इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम क्षेत्र की हर क्षेत्र वाइज, हर क्षेत्र को, जैसे हमारा हरियाणा राज्य है उसको 4-5 भागों में डिवाइड करके अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज लगा करके और वहां के लोगों को उसी प्रकार से उनको ट्रेन करके, ताकि वो इंडस्ट्री लगे तो उस क्षेत्र के युवा उस प्रकार से तैयार हों कि वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर पाए, और जो इंडस्ट्री में काम कर पाए, जो और बच्चे जो रह जाएंगे उनको सिखा करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, आप एक रिटेल कोई दुकान खोलते हैं, एक परचून की दुकान खोलते हैं, अगर उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग और उसको आर्थिक सहायता दे दी जाए तो वो उस व्यापार को बखूबी बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। और एक छोटी यूनिट जो होती है, वो छोटी यूनिट 2-4-5 लोगों को रोजगार देने का काम करती है। इस प्रकार की छोटी यूनिटों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी ग्लोबलाइजेशन और बहुत बड़ा जो स्केल के ऊपर बड़ी कंपनियां होती हैं, उनकी बजाय अगर हम छोटी छोटी यूनिट को प्राथमिकता देंगे तो एक तो रोजगार भी ज्यादा पैदा करेगी और युवा के अंदर एक अपने आप में एक विश्वास और आत्मविश्वास पैदा होगा। इसी आत्मविश्वास को हम पैदा करना चाहते हैं और युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए राहुल जी बहुत ज्यादा इस बारे में चिंतित भी हैं और मंथन कर करके उन्होंने बहुत सारे इस इंडस्ट्री के, बहुत सारे इस आर्थिक जगत के लोगों के साथ बैठ करके मंथन करके इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं तैयार की हैं, जिसका आपको आने वाले समय के अंदर बदलाव। सर, अभी जो आपने बात की स्वरोजगार वगैरह, तो ऐसी कुछ योजनाएं शायद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अपनी, उसने भी इस तरीके की योजनाएं चला रखी है, तो क्या आप उनमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? क्योंकि अभी पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी को पकौड़ा देने वाली सरकार कहा गया था, पकौड़े का जो बिजनेस उन्होंने बताया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमित भाई, कोई पकौड़ा अगर ठेला लगाता है तो मजबूरी बस लगाता है, उसकी चॉइस कभी नहीं हो सकती। किसी युवा से आप पूछोगे कि आप पकौड़े का ठेला लगाना चाहते हो तो वो युवा आपसे नाराज हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री इस प्रकार की इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ करके, इतनी जिम्मेवारी पद पे बैठ करके और इस देश के युवाओं को पढ़े लिखे बीटेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और तमाम साथी बीए हो, ग्रेजुएट हो, इन साथियों को अगर यूं कहे कि पकौड़ा भी एक रोजगार है, तो इस देश के युवाओं के लिए इससे बद्दा मजाक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बात कह करके उसको रोजगार बता करके ये अपने आप में इस देश के युवाओं की आंख खोलने का काम कर दिया कि हमने किस प्रकार के प्रधानमंत्री को इस देश के अंदर लाके बिठा दिया, जो पकौड़ा चलाना और टेम्पू चलाने को भी अगर रोजगार मानता है। कोई टेम्पू चलाता है, कोई पकौड़े की ठेला लगाता है, वो मजबूरी की वजह से लगाता है। जब वो रोजगार मांगने किसी के दरवाजे पे जाता है और वहां रोजगार नहीं मिलता, उस पीछे परिवार को, जो भूखे परिवार को पालने पोसने की व्यवस्था के अंदर अपने माँ बाप की मदद करने के लिए जो इस प्रकार का काम करता है, ये चॉइस कभी नहीं हो सकती। दूसरी बात आपने कही स्वरोजगार की। स्वरोजगार के अंदर ये मुद्रा योजना लेके आए थे। आप कागज के अंदर देखोगे कि 90% जो मुद्रा योजना का लोन है वो मात्र 10-12 हजार रुपया, बहुत ज्यादा अगर करोगे तो आप 20,000 रुपए में तो आज आपको एक रेडी नहीं मिलेगी और रेडी के अंदर कोई काम करना चाहोगे, पकौड़े का ठेला नहीं लग पाएगा 20,000 रुपए में। तो 90-95% जो मुद्रा का जो लोन है वो इस प्रकार का दिया गया है। बहुत कम लोन जो है इस प्रकार का दिया गया जिससे किसी को रोजगार मिल पाए। आज 50 लाख से ज्यादा जो है इस देश के अंदर रोजगार चल। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार। रोजगार सृजन की बात तो दूर है, यहाँ रोजगार चले गए हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो। बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, वो सब जो है इस तरह के जो तानाशाही ये फरमान थे, आधी रात को प्रधानमंत्री के मन में आ गया और इस प्रकार का जो काम किया उन्होंने, उसकी वजह से लोग तबाह हो गए। 50 लाख रोजगार चले गए, नए रोजगार पैदा नहीं है। आज इस देश के युवा के साथ वो स्थिति है जो इस देश के किसान के साथ है। अभी एक उपचुनाव भी हुआ है, जींद जो इलेक्शन था, उपचुनाव उसको हम कहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी से जो आई थिंक कि प्रत्याशी उनको माना जा रहा था, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी माना जा रहा था, कुछ लोग कह रहे थे उनको, तो वो वहां पे अपना इलेक्शन हार गए। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए अमित भाई, जहां चुनाव लड़ा जाता है वहां चुनाव हारा भी जाता है और जीता भी जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद तमाम जो है उपचुनाव लोकसभा के हुए। आपका नजदीक हमारे यहाँ अलवर है, यहाँ पे डॉक्टर करण सिंह ने चुनाव जीता। इस प्रकार के बहुत सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीतने का काम किया
और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है तब से कांग्रेस का उज्जवल भविष्य सामने देखने को मिला है। हमने तीन प्रदेशों में सरकार बनाई और 2014 के बाद में तमाम हमारे जो है जितने भी उपचुनाव हुए हमने जीत हासिल की। रही बात आपने जो जींद उपचुनाव की जींद उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को एक प्रत्याशी दूसरी पार्टी से लेने का काम किया। वो उस पार्टी की जीत नहीं है, मैं उसकी व्यक्तिगत जीत मानता हूं, क्योंकि मैंने वहां 22 दिन लगाए हैं। तो वहां लोगों के साथ मिड्डा परिवार का एक अपना कनेक्ट था। उनके फादर बहुत सज्जन आदमी थे, प्रोफेशन से डॉक्टर थे, उन्होंने लोगों की बड़ी सेवा की है। तो सेवा का, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो एक प्रकार की सहानुभूति की जो लहर थी वो वहां पे जीती है। सहानुभूति की लहर जीती है, वहां पे उनकी सेवा जीती है, वरना भारतीय जनता पार्टी जीती है ना। और दूसरी बात, आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वहां ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। वहां आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी मेहनत उनके साथ की, तमाम लीडरशिप ने वहां उनके साथ मेहनत की, और उसी का नतीजा है कि हम 23-24 हजार वोट वहां पे लेके गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हमारा वहां कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ा है। और रणदीप जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और एक आध चुनाव हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के अंदर भी सरकार बनाने वाली है और देश के अंदर भी आदरणीय राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है हरियाणा के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, ये फैसला तो मैं तो बता नहीं सकता आपको। ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी और जो हमारा CWC है वो सारे बैठ करके इस प्रकार के फैसले करते हैं मुख्यमंत्री का। हाँ, मुख्यमंत्री के चेहरे हमारे पास बहुत है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे दिखा करके और सत्ता हासिल की थी। हमारे यहीं से दक्षिण हरियाणा से राव इंद्रजीत सिंह को, हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया, और यहाँ की जनता ने इसलिए वोट किया। यहाँ कोई मोदी लहर नहीं थी। यहाँ पे राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया गया, यहाँ रामविलास शर्मा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया गया। उन चेहरों को वोट देने का काम किया था। लोगों का ये भावना थी कि हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा का कोई नेता जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो यहाँ दक्षिण हरियाणा है इसका कोई विकास हो पाएगा। तो उस विकास को, उस आशाओं को, आकांक्षाओं को वोट मिला था। न मोदी को वोट मिला था, न अमित शाह को वोट मिला था। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, हमारे पास तो इतने दिग्गज नेता हैं। राहुल जी जरूर कोई बढ़िया फैसला जो है करेंगे और एक अच्छा मुख्यमंत्री देने का काम करेंगे। हमारे पास डॉक्टर अशोक तंवर हैं, किरण चौधरी जी हैं, बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व है हमारे पास। तो वो लोग जो है मुख्यमंत्री के लिए लायक भी हैं, और अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस प्रदेश की और नई उन्नति का रास्ता जो है देखने को आपको मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो राव इंद्रजीत जी हैं, उनका जो दल है, जो विधायक दल उनका है, उन्होंने खट्टर जी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनकी वापसी, जो भी आपके नेता रहे हैं पहले के, उनकी वापसी कांग्रेस में दोबारा हो सकती है? देखिए, ये तो राव इंद्रजीत सिंह जी आपको बता सकते हैं। ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। वो दक्षिण हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता हैं, तो ये फैसला तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है। अगर वापसी की पहल करेंगे, और अगर वापसी की पहल करेंगे तो कांग्रेस पार्टी तो स्वागत करती है ऐसे नेताओं का। वो पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, उनके खून में कांग्रेस है, और वापस अगर कांग्रेस में आते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी। वो अपने परिवार के अंदर वापस आएंगे। वो तो बहुत सारे नेता हमारे कांग्रेस के किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो आज भी उस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में खुश नहीं है। उनका मन आज भी कहीं कुंठित और कुचलित है। तो अगर वो व्यक्ति जो पहले से कांग्रेस परिवार के हिस्सा रहे हैं और वो वापस कांग्रेस परिवार के अंदर आते हैं, तो देश का, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भी इसका स्वागत करेंगे। फिर दोबारा से हम एक बार अटेली विधानसभा के ऊपर आते हैं। तो जो यहाँ से संतोष यादव जी फिलहाल सिटिंग जो MLA हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या कमियां रह गई हैं जो उन्होंने पूरी नहीं की हैं? देखो अमित भाई, मैंने पहले ही कहा कि विधायक बनने के बाद में आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। और विधायक नहीं, जो लोग सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़ते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, किसी भी हल्के से वो चुनाव लड़ते हैं, उसके चाहे मत कम आते हो, वो चुनाव लूज कर जाता है, उसकी उतनी ही जवाबदारी होती है जितनी विधायक की होती है।
उनकी जवाबदारी ये होती है जब विधायक काम नहीं करता है तो उस विधायक को नींद से जगाने का काम उनको करना चाहिए। जनता के बीच में पहुंच करके उनका दर्द पता करके और विधायक तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप इस यहाँ के इस हल्के ने आपको इतने भारी मतों से जिताया है, आप लोगों को इस हल्के के विकास के लिए आना चाहिए। आपको चंडीगढ़ बैठ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको चंडीगढ़ बिठाने के लिए विधायक नहीं बनाया गया था। तो जो लोग चुनाव लड़े हैं ये उनकी भी जिम्मेवारी है और विधायक की तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसमें आदरणीय संतोष जी विफल रही। मैं जिस प्रकार से अभी अटेली हल्के के पूरा मैंने पहले भी जनसंपर्क किया, पिछले साल मैंने एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे करने का काम किया था। मैंने तब भी लोगों के बीच गया और जब भी मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो आदरणीय हमारी जो विधायक हैं उनके प्रति जनता के अंदर अब बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, कोई मोह नहीं है। कभी वो इस आप काम की बात तो छोड़ दो, वो विधायक जो है हमारी वो कभी धन्यवाद करने के लिए वापस अपने लोगों को बीच नहीं गई। जिन लोगों ने उनकी आकांक्षा और उम्मीद से ज्यादा वोट जिनको देने का काम किया, उस जनता को धन्यवाद करने जो विधायक नहीं जा सकता, तो मैं समझता हूं कि वो काम की कसौटी पे तो कहीं नहीं खरा उतर सकता। आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, आप लोग भी जनता के बीच में जब जाकर के सर्वे करेंगे तो आपके सामने भी ये सच्चाई आने का काम होगी। सर, एक आखिरी सवाल, अगर किसी कारणवश आपको कांग्रेस से यहाँ की टिकट नहीं मिल पाती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए अमित भाई, मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सिपाही, निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं इस बात की कदर करता हूं, पार्टी के अंदर केवल टिकट एक महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है। आप राजनीति में आते हैं, सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपका काम है सेवा करना और पार्टी आपकी माँ के समान होती है। अगर पार्टी से आपको सिर्फ स्वार्थ होगा तो पार्टी ना तो पार्टी का आप भला कर सकते हो, ना आप जिस सार्वजनिक जीवन में आप उसमें कोई भला कर सकते हो। आपको निस्वार्थ होकर के पार्टी की अपने माँ के रूप में सेवा करनी पड़ती है, निस्वार्थ होकर के अपनी जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा करनी पड़ती है। ये पार्टी का फैसला होता है, इसका स्वागत करना चाहिए। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है और कोई और जिम्मेवारी देती है, कोई और काम देती है, तो मैं उतने ही सम्मान से वो काम करूंगा, उतनी निष्ठावान और कर्तव्य से वो काम करूंगा। टिकट बहुत छोटी चीज होती है। तो ये थे हिम्मत यादव जी हमारे साथ, इन्होंने जो कि कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, इन्होंने हमसे बात की। मैं अपने सहयोगी राकेश यादव के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज हरियाणा। निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सेवा उद्देश्य है हमारा। BLN पब्लिक स्कूल, विलेज झाड़ोदा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। कठिन परिश्रम में विश्वास रखते हैं और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में कोसली क्षेत्र में BLN हाई स्कूल झाड़ोदा उन्नति पर होगा। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है और इसका रिजल्ट जो है वो 100% रहता है। पिछले वर्ष जो है हमारे विद्यालय में 18 मेरिट और 16 फर्स्ट डिवीजन आए।